वेलकम टू प्रीप साइंस टेक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन 7 तक कर लिया था और आज की क्लासेस में इसके आगे कंटिन्यू करते 8 क्वेश्चन से लेके। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस कर लिया होगा 7 7 तक, क्वेश्चन 7 तक। उसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 8 से। प्रीवियस सारा भी क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली। तो पहले का 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेटल ब्लॉक है, इट मास 500 ग्राम, हैज रिलेटिव डेंसिटी एंड 2.5 रिलेटिव डेंसिटी है और उसका मास कितना है 500 ग्राम्स है। व्हाट विल बी इट्स अपरेंट मास व्हेन फुली इमर्स इन वाटर। इसको अगर इस मास को 500 ग्राम्स का जो मेटल ब्लॉक है, ये स्टील ब्लॉक है, इसको अगर वाटर में डाल दिया जाए, वाटर में इसको रख दिया जाए, तो एक्चुअली होगा क्या कि वाटर में रखने के बाद जो 500 ग्राम्स है वो फिल अप नहीं करेंगे, उससे कम मास का वो फिल करेंगे। आप एग्जाम्पल पे हम इसको समझते हैं, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, पहले वो राइट कर लेते इधर, फिर उसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस मास का इसका मास दे रखा है, मास दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 2.5। और क्या क्वेश्चन में है? और कुछ भी नहीं है। और इसका वाटर में सबमर्ज है, वाटर में है ये, इसको डुबा के रखा गया, ठीक है, वाटर में। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है। और इसको एक सेकेंड, इसको रख पता वाटर में। अब इसको एक प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को। सपोज करिए एक बॉल है, इस बॉल में एक बर्तन है, इस बर्तन में एक एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, मेटल ब्लॉक है, और इसमें लिक्विड, वाटर लिक्विड है, इसमें इसमें वाटर लिक्विड इसमें फिल है, वाटर से पूरा कंप्लीटली फिल है। और इसमें ये एक मेटल ब्लॉक है, ये एक मेटल ब्लॉक है। अब होगा क्या कि मेटल ब्लॉक का कोई ना कोई इसका मास होगा, ये इसका क्या होगा, मास होगा। वो मास कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। अब होगा क्या कि जैसे कि आप इसको वाटर में आप रखोगे इसको, तो होगा क्या कि जब इस पे क्या होगा, एक बायंट फोर्स, पिछले फर्स्ट क्लास के लेक्चर में बताया था, इस पे कौन सा फोर्स लगता है, बायंट फोर्स लगता है। बायंट फोर्स लगेगा वाटर की तरफ से इस पे, और इसका जो वेट होगा इधर नीचे का वर्क करेगा, नीचे की तरफ वेट। ये वर्ड किसका वेट होगा, ये स्टील स्टील ब्लॉक का वेट होगा, ये मेटल ब्लॉक का वेट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या जनरली पूछ रखा है, अपरेंट मास पूछा है, अपरेंट मास पूछा है इसमें। अपरेंट मास होगा कि सपोज करिए 500 ग्राम्स का है, और 500 ग्राम्स का है, वाटर में आपने डाला, फिर इसको बाय एंड फोर्स लगाएगा। होगा क्या, जैसे ही सपोज करिए कि ये 500 ग्राम्स है, और इधर से बाय एंड फोर्स ने लगा दिया 200 ग्राम का, इधर से फोर्स लगा दिया, ठीक है। इसका वेट है, ये क्या है, वेट है, ये इसका मास है इसका। और 200 ग्राम का मास नीचे से फोर्स लगा, मतलब फोर्स को किस में लिया, मास में ले लिया मैंने समझने के लिए। तो जो भी ये फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये 500 में से ये 200 कैंसिल कर देगा, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो उसको अगर मैं माइनस करूँ 500 ग्राम में से 200 ग्राम से अगर माइनस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा इसका, हो जाएगा ये 300 ग्राम मास हो जाएगा। अब ये जो 300 ग्राम है, पहले एक्चुअल में इसका क्या है, 500 ग्राम है, लेकिन इस फोर्स की वजह से, इस बायएंट फोर्स के लगने की वजह से इसका मास में कितना का कमी हो जाएगी, 300 ग्राम्स। कमी नहीं होगी, बट एक फील होगा आपको कि हाँ ये मास कम हो गया, ये पहले से वजन इसका कम हो गया, वो 300 ग्राम हो गया। जैसे आप जनरली बचपन में आप देखे होंगे कि कोई भी चीजें अगर ले करके मग में या पानी, कोई बॉटल, कोई ब्लॉक ले लो, आप ब्लॉक को जैसे लिक्विड में आप रखते हो, फिर आप जब रखने के बाद उसके नीचे जब हाथ लगाते हो, तो इजिली वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, इजिली वो ऊपर की तरफ आसानी से उसको लेके जा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। लेकिन उसी सेम मास को अगर आप एटमोसफेयर में लेके आओ, सराउंडिंग में आप यहाँ लेके आ जाओ, फिर उसको आप हाथ में रख के ऊपर नीचे करो, तो एक वजन सा फील होगा आपको, एक वजन सा फील होगा एक उसके इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको उठाने के लिए, वो है ना। तो एक तो
इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस बायन फोर्स की वजह से उसके मास में कुछ कमी सी हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है, पर एक्चुअल नहीं होता वो अपरेंट होता है वो अपरेंट होता है वो एक काल्पनिक होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है तो वो क्या होता है, उसके मास में एक्चुअली नहीं रिड्यूस हो जाएगा 500 ग्राम्स का, वो 300 ग्राम्स हो जाएगा, जब बाहर निकालोगे तो कितने का मास हो जाएगा, 300 ग्राम्स का नहीं हो जाएगा वो रहेगा 500 ग्राम्स का है। लेकिन इस बायंट फोर्स की वजह से आपको लगेगा कि हाँ, जब तक पानी में रहेगा तब तक वो लगेगा कि हाँ वो 300 ग्राम्स का हो गया, उसका मास हो जाएगा, तो मास में ये रिडक्शन हो जाएगा। अब हम इसका उसी को अपरेंट मास को कैसे निकाला जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखते हैं इसको। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको चलते सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मास, ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या निकालना, पहले अपरेंट मास निकालना, ए डबल पी अपरेंट मास, मास ऑफ द स्टील, मास ऑफ द मेटल ब्लॉक माइनस बायंट बायंट फोर्स इन मास में निकालेंगे इसको, मास के टर्म्स में निकाला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास मेटल ब्लॉक का मास आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये क्या हमें निकालना है, इसका बायंट फोर्स का निकालना है। तो अब बायंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बायंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ। जैसे आप सपोज करो कि इसके अंदर आपने स्टील मेटल ब्लॉक को आप रखोगे, तो ये क्या होगा, उस उतने एरिया में क्या करेगा, वॉल्यूम को क्या डिस्प्लेस कर देगा। तो कोई भी चीजें अगर आप मेटल ब्लॉक का लेते हो और ग्लास में कोई चीज डालते हो, तो वाटर क्या होता है, ऊपर का उसका लेवल क्या थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज करने का क्या मतलब, वाटर को डिस्प्लेस किया अपने अपने एरिया से, वो क्या डिस्प्लेस करके, जब डिस्प्लेस किया उसकी वजह से वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ रेस करने लगता है, ऊपर की तरफ ये रेस करने लगेगा ये चीज वाटर। इसी वजह से पहले यहाँ पे था, पहले सपोज करो यहाँ पे था, जैसे आपने स्टील ब्लॉक में डाला इसको, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे इतना रेस कर जाएगा ये, वो क्या कहलाता है, वाटर ऑफ द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब ये एक्चुअल में आप निकाल नहीं पाओगे इसको, एक्चुअली इसको जो निकालने का जो इनडायरेक्ट तरीका है ना, इसको निकाला जाता है, आपको स्टील ब्लॉक के वॉल्यूम्स के बराबर होता है। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि जो ये मेटल ब्लॉक है, इसकी जो वॉल्यूम होगी, वही वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। वाटर का जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, वाटर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, वो स्टील ब्लॉक के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू इज इक्वल टू weight of the water displaced is equal to the volume of the metal block is equal to the volume of the metal block। ये ये निकालना है। अब हमें जो मेटल के ब्लॉक का, एक सबसे पहले तो हमें ये निकालना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक के बराबर हो गया। अब हमें वॉल्यूम जो मेटल ब्लॉक का जो वॉल्यूम हमें निकालना, वो कैसे निकालना है, अब प्रोसीड होते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम हमें क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक कैसे हम निकालेंगे, ये कहाँ से आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, मास, और मास ऑफ द मेटल ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ ये क्या डेंसिटी मिल गया, डेंसिटी ऑफ मेटल ब्लॉक। ये कितना दे रखा है, ये पता हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ये फाइंड आउट हुआ, हमें वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक का फाइंड आउट हो जाएगा।
अब ये डेंसिटी निकालने के लिए हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ मेटल ब्लॉक, ये हमें निकालना है। तो अब इसके लिए एक क्वेश्चन में दे रखा है कि रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें क्या है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 2.5, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ द मेटल डिवाइडेड बाय 1000, क्या है, किसका दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है, 1000 होती है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2500 kg पर मीटर क्यूब, ये क्या होगी, डेंसिटी हो गई। अब यही से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ द मेटल ब्लॉक इज इक्वल टू, मास कितना दे रखा है, 500, मास कितना दे रखा था, 500 ग्राम में दे रखा था, और ये कितना हमें निकालना है, ये कितना दे रखा है, 2500 आ गया। अब ये ग्राम है तो केजी में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे आप, ये कट जाएगा, दो कट जाएगा, ये एक ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू टेन टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्या, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक है, निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा बायंट फोर्स निकालना है, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी जी, ग्रेविटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ये कितना, 1000 G10। अब इसको जी इसलिए नहीं लगा रहे हैं इसमें, ताकि किसमें हमें मास में ही रखना है, तो बेसिकली हम इसको हटा देते, मास में ही रखना है तो इसको ये हटा देते इसमें, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक एक दो तीन, और ये कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक पेज लेते हैं, तो अपरेंट अपरेंट मास इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, अपरेंट APPARENT अपरेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ द मेटल, माइनस बायंट फोर्स इन मास, इन टर्म्स ऑफ द मास ले लिया, 0.5 माइनस 0.2, ये किस में आएगा आपका, ये किस में आया है, ग्राम में नहीं, केजी में आएगा, ये ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया था इसको, हाँ, ये कन्वर्ट कर दिया था, तो ये किस में आ जाएगा, ये केजी में आएगा, इसको इरेज कर दीजिए, ये किस में, केजी में। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जाके वैल्यू को रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद कितना आ जाएगा, 0.3 केजी आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अब ये केजी में दे रखा है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अब इसमें 0.3 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, किसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, तो 300 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये काफी इसको एक्सप्लेन किया, और दोबारा आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट द पोल, कि तो कहाँ पे जो ग्रेविटी होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, वो पोल्स पे होती है। और जैसे सपोज करिए इस तरीके का कुछ शेप है, अब ये करके क्या कहलाता है, इक्वेटर बोला जाता है, और ये क्या कहलाता है, पोल्स होता है, ये पोल्स है, ठीक है ना, और ये इक्वेटर है। तो अब इसके कंपैरिजन में जो ये इसका जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है, सपोज करिए इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो जो R1 है ग्रेटर है किससे,
R2 से। तो हमने एक 9th स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ा होगा, G इज इक्वल टू क्या होता है, G m r स्क्वायर। G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास है, मास ऑफ द अर्थ। अब ये R है, तो अगर मैं R1 रखूंगा यहाँ पे, R1 की रखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये वाला ये क्या क्या है, कम है, R1 क्या है, ज्यादा है इससे, R2 क्या कम है। अगर मैं R1 यहाँ रखूंगा तो G की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ी सी, पहले तो R1 रखो तो जो वैल्यू आएगी वो आप फाइंड आउट कर लो, और R2 रखो। तो जो अगर ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू अगर कम होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा थोड़ी सी मिलेगी, है ना। तो इसके कंपैरिजन आप करोगे तो कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, पोल्स पे। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पोल्स हो जाएगा इसका। अब ये सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाओगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना फिर ये। ठीक है, फिर चलते टेंथ टेंथ क्वेश्चन पे, टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास फॉर द केमिकल्स कैन डैमेज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए ऐसे कौन कौन से गैसेस हैं, इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं। अब इसके पीछे जो रीजन होते हैं ना वो समझते हैं। चलिए चलते हैं एक। अब ये क्या, इसमें क्या होता है कि कुछ, जैसे सपोज करिए हमारा अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ का एटमोसफेयर। अब इसकी तरफ एक स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में एक ऐसा एक ओजोन लेयर का गैस है, ओजोन ओजोन का O3 का थिन लेयर है, थिन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, O3 का, जिसको बोला जाता है ओजोन, ओजोन लेयर बोला जाता है इसको। अब ये ओजोन लेयर कैसे है, ये किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अब ये बनी है, एक ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो किस क्या बनता है, ये O3 बना रहा है, ये कंबाइन करता है, ये O3 बना देता है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ एटमोसफेयर में कुछ गैसेस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरो क्लोरो फ्लोरोकार्बन। अब इनमें क्या होता है, क्लोरीन होता है इसमें, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है CFCS। इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, CHLO, क्लोरीन होता है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, इससे रिएक्ट करके, ओजोन से रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से होल्स इसके अंदर क्रिएट होने लगते हैं। इसको बोले, इसीलिए इसको बोला जाता है ODS, इसको बोला जाता है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस बोला जाता है इसको, ओजोन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस बोला जाता है, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। अगर कोई पूछे कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, दूसरा दूसरा हो गया हेलोन्स हो गया, ये हेलोन्स हो गया, जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, फायर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया, आग को बुझाने के लिए काम आता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे कौन सा, रेफ्रिजरेटर में हो गया, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होगा। वैसे ही हमारा आ गया मेथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, मेथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया। ये क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस हैं, जो ओजोन से रिएक्ट करके, ओजोन से रिएक्ट इनका जो क्लोरीन होता है ना, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन है, और इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। अब क्लोरीन होता क्या है कि क्लोरीन जो होता है रिएक्ट करता है, जैसे एक सब्सटेंस है जो क्लोरीन है, तो फिर क्लोरीन क्लोरीन क्या करेगा, जैसे यूवी रेस पड़ेगी ना, तो चलो ClCH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है ना, CFCS है। अब ये यूवी रेज इस पे पड़ी, अब ये किस में टूट जाएगा, क्लोरीन में टूट जाएगा, और क्लोरीन में टूटने के बाद एक मेथेन बनेगा, ठीक है। अब ये फिर ये क्लोरीन जो होता है ना, पहले ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, ठीक है। अब ये क्या किया, अब जैसे इसमें पड़ा, यूवी रेस पड़ी, वो क्या होगा, टूटेगा, किस में टूटेगा, क्लोरीन में टूट जाएगा, और मेथेन में टूटेगा। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा हमारा ओजोन से, ओजोन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने का क्या बनाएगा, ClO बना देगा, क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। अब फिर ये जो क्लोरीन होता है किससे रिएक्ट कर जाएगा, फिर ये रिएक्ट करेगा ओजोन से, ओजोन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, फिर क्लोरीन बनेगा, और ऑक्सीजन का बनेगा। तो ये क्या है ना, अब एक साइकिल बन गया, देखिए यहाँ पे भी क्लोरीन था,
अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटा, यूवी रेस पड़ने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ क्लोरीन में। अब ये क्लोरीन किसे रिएक्ट किया, ओजोन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन ऑक्साइड बनाया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बना, फिर ये क्लोरीन किससे ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर गया, O3 से रिएक्ट कर गया, O3 से रिएक्ट करने के बाद फिर ये क्लोरीन बन गया, तो ये क्लोरीन क्या साइकिल बन गया, ये साइकिल बनता रहता है, तो ऑक्सीजन बनता रहता है, फिर ये रिएक्ट होता रहता है, इसकी वजह से क्या करता है, ओजोन को ही डिप्लीट करता रहता है, मतलब इसको खराब करता रहता है, होल्स क्रिएट करते रहता है ये प्रॉब्लम करता है। इसके लिए क्या किया गया, 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, 90 इसके रिडक्शन के लिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कार्बन जो गैसेस हैं इनमें इनकी यूज पे बैन करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये इसमें क्या होगा कि जितनी भी सीएफसीएस गैसेस हैं इनके यूज पे रिडक्शन होने लगा, मतलब इसका यूज मिनिमम कम यूज होगा इस पे कंट्रोल करने के लिए, इन सब गैसों पे। फिर एक किगाली अमेंडमेंट आया, किगाली किगाली अमेंडमेंट किगाली अमेंडमेंट किगाली अमेंडमेंट आया, संशोधन हुआ, जिसमें से जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस होती हैं HFCs, इनके यूज पे इनके यूज को कंट्रोल करने के लिए किगाली अमेंडमेंट आया। ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कब आया था, 2016 में। एक तो पहले पहले हमने देखा, पहला क्वेश्चन ये बना सकते हो आप कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस कौन कौन से आते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs, हेलोन्स, ये क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे ओजोन लेयर के लिए। दूसरा 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 क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर किस किस स्ट्रेटो कौन से स्पेयर में आता है, तो कौन से आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, कौन से स्ट्रेटोस्फेयर के एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, उनमें से एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर्स होती है, जिस उसी लेयर में ये हमारा ओजोन लेयर का ओजोन गैस का एक लेयर मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि ओजोन लेयर से ओजोन ओजोन लेयर को हार्मफुल हार्मफुल जो गैसेस को रिडक्शन के लिए कौन सा अमेंडमेंट प्रोटोकॉल आया था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, और ये दूसरा किगाली अमेंडमेंट आया था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, तो ये कौन सा इसमें से है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं, तो कौन सा, अगर क्लोरोफ्लोरो कार्बन ब्रेक डाउन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, क्लोरीन में कन्वर्ट होता है, तो क्लोरीन क्या होता है, हार्मफुल होता है ये हमारे लिए, ओके। ये क्वेश्चन हमारा ये करीब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज 2.5 times that on the earth, how much would be the 250 kg satellite weight on a Jupiter। जो एक्सेलरेशन है जैसे कि हमारे यहाँ अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे अगर हम बात करें तो अर्थ पे जी का वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये वहां पे ये बोला गया है कि जो जी है जुपिटर पे 2.5 टाइम्स है अर्थ के, तो ये कितना हो जाएगा, 225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या बोला है, हाउ मच सेटेलाइट वेट, वेट की सेटेलाइट का वेट क्या होगा जुपिटर पे, तो वेट इजकल टू, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, वेट इजकल टू क्या होता है, मास इंटू जी, मास बताइए आपको, 250 इंटू जी का मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से, 25 से, ये कितना आ जाएगा आपका, 25 इंटू 25 स्क्वायर करोगे 625 और जीरो, ये कितना यूनिट हो जाएगा इसका, 6250, 6250 न्यूटन आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप दैट कैन लिफ्ट द 500 kg ऑफ द वाटर बाय 30 मीटर इन 10 मिनट्स, 10 मिनट। एक पंप है, जैसे सपोज करिए एग्जांपल है, एक पंप है, गांव में आपने देखा होगा कि ऐसे ये पंप है, ठीक है, यहाँ पे पंप लगा है, वाटर को ऊपर ले जाके फ्लो कराएगा ये,
पंप है, यहाँ पे वाटर है। पंप का काम क्या होता है, वाटर को कि अपनी तरफ सक करेगा, सक करके क्या करेगा, इधर ये आउट कर देगा यहाँ से। अब ये क्या करेगा कि अब इसके लिए वो इस पंप को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। पंप को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होगा, वाट में होता है। ठीक है, वाट में आएगा, है ना। अभी जो एनर्जी एनर्जी चाहिए था इसको वाट में, इसको क्या, आपने इधर से इनपुट दिया तो आउटपुट में क्या किया इसने, वाटर को ऊपर डिस्प्लेस करा दिया, मतलब ऊपर ले जाके आउट करा दिया। यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इसने वाटर को सक किया, सक करके वाटर को बाहर इसने निकाला। तो अब जब सपोज करिए यहाँ पे वाटर फिल था, तो इसने क्या किया कि अब ये खींचेगा तो एक डिस्टेंस पे लेके जाएगा ना, ये सपोज करिए यहाँ तक लेके गया, ये जो यहाँ तक लेके गया इसको बोला गया 30 मीटर। 30 मीटर, जैसे घरों में सपोज करिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, यहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, सपोज करिए मल्टी स्टोरेज, आप ग्राउंड फ्लोर पे आपने पंप लगा दिया, पंप पंप लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे वाटर है। अब फिर यहाँ पे आपको लेके जाना है वाटर, यहाँ पे टंकी रखी है, यहाँ पे टंकी रखी है, इसको फिल कराना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मोटर लगाते हो, मोटर से क्या कहता है, इसको ऊपर ऊपर ले जाके फिर इधर ये फिल करता है। तो जब ऊपर लेके जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, हाइट पे लेके जा रहा है ना। इसको कैसे मेजर करोगे, हाइट में मेजर करोगे, डिस्टेंस में मेजर करोगे, हाइट में या फिर डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस मेजर करोगे, है ना। इसकी कोई ना कोई हाइट होगी या डिस्टेंस होगा, ये कितने हाइट तक इस वाटर को ऊपर लिफ्ट कराया इसने, कितने हाइट या डिस्टेंस तक वाटर को यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट कराया। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 13 मीटर तक वाटर को लिफ्ट कराया। 13 मीटर तक वाटर को लिफ्ट कराया कितने मिनट में, 10 मिनट में। कितने मिनट में, टाइम दे रखा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब मिनट को सेकंड में बदलोगे कितना हो जाएगा, 16 × 10 = 1600 सेकेंड में। तो 600 सेकेंड में 13 मीटर वाटर को लिफ्ट करा दिया, 13 मीटर वाटर को लिफ्ट कराया। अब ये लिफ्ट कराने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना वाट में होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफिशिएंसी पूछा है इसका। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप। एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है इनपुट एनर्जी आउटपुट, एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट, इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी में क्या दिया था, मोटर को आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया, ठीक है ना, मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और इसने क्या कर दिया, वाटर को लिफ्ट कराया। तो ये जो एनर्जी आउटपुट मिला, ये वाटर को लिफ्ट कराने को क्या है, एनर्जी का ये आउटपुट है, मतलब आउटपुट आपको मिला। आपने इनपुट में दिया, इनपुट में देने के बाद ये वाटर को लिफ्ट कराया 30 मीटर। तो जो एनर्जी आउटपुट है, ये वाटर यहाँ पे था, पहले वाटर यहाँ था, अब वाटर डिस्प्लेस होकर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। वाटर डिस्प्लेस होके यहाँ पे चला गया ये। तो अब ये वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो मूव कर रहा है। तो एनर्जी आउटपुट क्या होगा, हमारा वर्क डन, एक तरीके से क्या हो रहा है, वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हुआ। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो वेट ऑफ द वाटर होगा, जो एफ आप लोगे, ये क्या होगा, वेट, वेट ऑफ वाटर, वाटर ले लो आप, वेट ऑफ वाटर। ऑफ वेट ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी इंटू जी इंटू डी। अब डेंसिटी कितनी है, 1000 है, वाटर की डेंसिटी कितनी थी, 1000, यहाँ पे 10 ले लिया, डी 30 मीटर लिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, अब इसको आप सॉल्व सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका, एक सेकंड, कितना होता है, 500 kg मास दे रखा है इसका, ऑलरेडी ये मास दे रखा है इसमें। ये मास दे रखा है, मास दे रखा है इसमें, मास कितना दे रखा है, 500 मास दे रखा है, 500 मास को ऊपर से लिफ्ट करा है। ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, और ये जीरो, और ये एक जीरो, और एक ये जीरो,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा ये? न्यूटन वर्क डन में आएगा, मतलब जूल में आएगा ये। इसमें जाएगा ये, जूल में आ जाएगा आपका ये जूल में आ गया। तो ये एनर्जी आउटपुट हमें मिल गया, आउटपुट एनर्जी हमें मिल गई। अब हमें इनपुट इनपुट निकालना है, इनपुट वाला। अब इनपुट दे रखा है, इनपुट इनपुट कितना दे रखा है? 400 400 वॉट दे रखा है। कितना दे रखा है? 400 वॉट है। 400 वॉट। वॉट कितना होता है? जूल पर सेकेंड में होता है। तो अब 10 मिनट चला था, उसको सेकेंड में आप बदलोगे 600 से, तो कितना हो जाएगा? सिक्स, 6 4 जा 24, और ये जीरो 4 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा ये आपको ये इनपुट पता लग गया, और यहाँ से आउटपुट पता लग गया। अब इससे क्या निकाल लोगे? अब अपना यहाँ से आप निकाल सकते हो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो कितना आया था? 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 3 जीरो कट जाएगा। एक ये 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 8 6 48, 62.60 62.5% आएगा ये। कितना आएगा? 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के लिए, कितना आ जाएगा? 62% इसकी एफिशिएंसी मोटर की आएगी। अब दे रहे थे इतनी एनर्जी, इतना एनर्जी आप दे रहे थे, और आउटपुट आपको क्या मिला था? तो ये मिल रहा था आपको। इसके अकॉर्डिंग कितनी एफिशिएंसी इसकी आ गई? 62% इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक आपको। नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13th क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ 1200 जूल ऑफ द वर्क इज डन इन अ पुशिंग और ट्रॉली बाय 20 मीटर्स, व्हाट वाज द फोर्स इन अप्लाई। अब किसी भी एक ट्रॉली को, सपोज करिए एक ट्रॉली है ये, इस ट्रॉली को आप फोर्स लगाओगे, ये ट्रॉली क्या होगा? आगे मूव करेगी। तो अगर ट्रॉली मूव कर रही है तो इसका वर्क डन होगा। इसका सपोज करिए पहले पोजीशन ये था, अब ये चल के कहाँ पे चली आई? यहाँ पे चली आई, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ये 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर कराने के लिए आपने इतना वर्क डन किया था, 1200 जूल का या 1200 जूल का वर्क डन हुआ। तो कितना आपने इस इतने वर्क डन करने के लिए कितना आपने फोर्स लगाया? इधर आपने फोर्स लगाया, वही डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। यहाँ से इस पॉइंट से ये यहाँ पे इस पॉइंट तक गया ये, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए क्या आपने फोर्स लगाया? अब फोर्स लगाया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप करोगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है आपका? फोर्स फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20 मीटर्स, ये कितना देगा? 1200 दे रखा है, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा आपका। तो छके 2 6 16, एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। तीसरा क्वेश्चन ये, 14th क्वेश्चन ये है कि अ बॉय ऑफ 15 kg इज राइडिंग ऑन ए स्कूटर 100 kg अ मास एट अ स्पीड। एक लड़का है, सपोज कि ये स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर है। स्कूटर का मास कितना दे रखा है? कैपिटल एम दे रखा है, सपोज कि M1 मान लेता हूँ। और इस स्कूटर पे कौन बैठा है? बच्चा बैठा हुआ है। इसका मास M2 है। इसका मास कितना है? 15 kg है। और इसका मास कितना है? 100 kg है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। फिर पूछ रहा है फाइंड द वी, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर एंड बॉयज इज 67.8 किलो जूल। अब ये दोनों, इस स्कूटर से किसी न किसी एक वेलोसिटी से ये मूव करेगा ये। जब ये कोई मास किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये जो वी वेलोसिटी से, अगर सपोज करिए ये मास M2 है, ये मास 1 है, दोनों को अगर आप एक ही सिस्टम आप कंसिडर कर लेते हैं इसको, ये किस किस वेलोसिटी से मूव करेगा? वी वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना? वी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 66। काइनेटिक एनर्जी इसकी दे रखी है 76.8 किलो जूल दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब ये जो मास है, आपको क्या करना है? कैपिटल M निकालना है इसमें। कैपिटल M, M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 100, कितना हो जाएगा? 115 kg मास हो जाएगा ये। दोनों को, क्योंकि एक ही सिस्टम तो कंसिडर आप कर रहे हो ना, दोनों को एक ही सिस्टम कर रहे हो। ये क्या स्कूटर का भी मास होगा,
और ये इस बच्चे का भी मास होगा, तो दोनों को आप कंबाइन करोगे कितना आ जाएगा, 150 kg आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, मास मास दे रखा है, और आपको ये काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है 76.8, 1/2, मास कितना दे रखा है 115, मास 115 वी वेलोसिटी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करोगे 2 into 75, वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ये 76.8 है, ये आप इसका जब निकालोगे आप, एक सेकंड इसको मतलब इरेज करते, थोड़ा जगह बना लेते इसको। नेक्स्ट पेज पे चलते इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते इसको। 76.8 इंटू किलो जूल में दे रखा था 3, और 1/2 150 150 हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब क्या करना है हमें, वी स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 76.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 75। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, नियर अबाउट इसका 1024 आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 32 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये 32 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये आंसर हो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया कि एक कार है लूज कर रही है 200 kg of the kinetic energy when its speed decrease from 25 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। सपोज करिए एक कार है जिसकी वेलोसिटी इनिशियली ये थी, और इसकी वेलोसिटी फाइनल ये हो गई, v2 हो गई फाइनल, इसकी वेलोसिटी फाइनल v2 हो गई। जो v1 थी वो कितनी वेलोसिटी थी, 25 मीटर पर सेकेंड थी, 25 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल में कितनी हो गई जाके, v2 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड जाके ये वेलोसिटी हो गई। अब इसके दौरान जो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हुई है, तो कितने काइनेटिक एनर्जी, अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 200 kg किलो किलो जूल डिक्रीज हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है आपको, क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो वन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो 200 × 10⁻³ 1/2, मास क्या होगा, सेम ही है, एक कार है उस कार का मास तो सेम ही होगा, केवल उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। तो क्या होगा, ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/2, मास पूछा है इसका m, 25 का स्क्वायर करोगे 625 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा। अब 625 में से अब आप निकालोगे 225 तो कितना आ जाएगा इसका, और इसका जब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 400 इंटू 10⁻³ मास, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो मास कितना आ जाएगा 1000 केजी आ गया। अब इस मास को किसने पूछा है, टन में पूछा है ये, तो टन में आपको जवाब देना है इसका। इसको जो अगर आप डिवाइड कर दोगे, इस मास को डिवाइड कर दोगे 1000 से, इस मास को अगर 1000 से डिवाइड आप कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 1 टन आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 60 ये 70 था, ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन था, 14 था, ये 15 हो जाएगा, गलत हो गया ये 15, और ये
16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल weight 15 gram, it is pivoted at the 70 meter centimeter mark, where should be the 14 gram mass be placed so that the scale is in the equilibrium। एक स्केल है, एक स्केल है, उसका कितने का है, 70 सेंटीमीटर का है। एक स्केल है वो 70, एक स्केल है और 70 सेंटीमीटर पे एक पाइवोटेड है, 70 सेंटीमीटर उसको पाइवोटेड है। तो इसको एक हम पेज पे समझते हैं इसको। सपोज करिए एक स्केल है, 100 सेंटीमीटर की एक स्केल है, लेट मान लिया, होती भी 100 सेंटीमीटर की स्केल है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर का स्केल है, एक मान लिया हमने। ठीक है, अब इसके सपोज यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे ये पाइवोटेड है, क्या है यहाँ पे पाइवोटेड है, 70 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पाइवोटेड है, मतलब यहाँ से क्या कर सकता है, ये ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। तो ये पाइवोटेड है 70 सेंटीमीटर पे। अब इसी में एक पॉइंट पे क्वेश्चन में और एक बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है इट इज ए पाइवोटेड 70 सेंटीमीटर और स्केल ऑफ द यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ द वेट 15 ग्राम। अगर सपोज करिए कि एक स्केल है, ये स्केल है 70 मीटर पे, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं स्केल को, तो इस 100 सेंटीमीटर की स्केल है। अगर इस 100 सेंटीमीटर स्केल का मास कितना है, 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे काम करेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर की दूरी होगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी की दूरी होगी, वो मिड पे काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा, जो 50 ग्राम है या 15 ग्राम है वो सेंटर पे काम वर्क करेगा, सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे लगेगा। तो यहाँ का इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, ये 15 ग्राम पे यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, इसका 15 ग्राम पे सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 15 सेंटीमीटर होगी इसकी। अब तीसरा, ये 70 ग्राम पे पाइवोट 70 सेंटीमीटर पे पाइवोटेड है, 15 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम का वो लोड लगा है, ठीक है ना। लोड किसका है, ये स्केल का ही है, स्केल का ही, ये 15 ग्राम का है। तो 15 ग्राम पे और 15 सेंटीमीटर पे वो एक्ट करेगा, उसका मास सेंटर पे। ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि 40 ग्राम का जो मास है वो कहाँ पे लगा है, कि वो जो हमारा स्केल है वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब सपोज करिए कि ये 70 सेंटीमीटर पे आपने पाइवोटेड कर दिया, और इसका जो स्केल का जो मास है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, 50 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये कैसे करेगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। अब इसको रोटेशन कराने के लिए, अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे झूला वगैरह झूलते हैं, तो एक इधर बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है, एक इधर घुमाने की कोशिश करता है, एक इधर घुमाने की कोशिश करता है। और दोनों का वेट अगर बराबर होगा और डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की बराबर होगी, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहेगा। तो वही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाने के लिए इसको यहाँ 40 ग्राम का जो मास है ये कहाँ पे लगाए, ये पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे लगाया जाइए, इसको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका मोमेंट निकालते हैं इसका, ठीक है ना। मोमेंट निकालते हैं, किसके अबाउट निकालेंगे मोमेंट, इसके अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट। अब ये जो मास यहाँ पे लगा है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 17 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 17 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये 15 में से 17 में से ये 15 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 17। और ये यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक का जो मास है वो 15 ग्राम पे लगा है, तो कितने डिस्टेंस पे वो 50 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की। तो अब क्या करोगे, अब मोमेंट निकालना चाहिए इसका। और ये 40 ग्राम का जो मास हम सपोज करें यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है,
तो एंटी इसको बैलेंस करने के लिए क्या हमें क्लॉकवाइज में रोटेशन कराना पड़ेगा। तो रोटेशन कराने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे मास लगाएंगे इसके अपोजिट में। तो इसकी इस पाइवोट से इसकी इस यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बस एक बेसिक सा फंडा है इसका। बेसिक सा फंडा ये क्या है कि मास हमें पता है 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स। ये मास हो गया आपका, और ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो मास और डिस्टेंस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंट आएगा, है ना। ये फोर्स में मल्टीप्लाई कर दो आप तो डी में, तो मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे कि अपने कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 100 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ये पूछा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होने वाली है, कितना डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट तक ना। यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का पता है 17, और यहाँ से x निकाल दिया, x पता लग गया, तो x कितना आया 25। ये 17 प्लस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 95 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये 6-7 क्वेश्चन किया, कॉन्सेप्ट के साथ किया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आने वाले और भी सारे क्वेश्चन जो होंगे खुद ही आप बना लेंगे इसको। इसी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए।